हेलो बच्चों। स्वागत है आप सबका रेजोनेंस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का एक चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो बच्चों, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हम जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो है कि कार्बन कहाँ मिलता है, कार्बन क्या होता है और ये कैसे मिलता है नेचर के अंदर। तो जितने भी आप आसपास हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें देखते हो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म देखते हो, वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके बने होते हैं? कार्बन के। जैसे अब आप देख सकते हो कि आपके पास यहाँ पर एक कॉपी है, तो ये कॉपी किससे बनती है, या ये जो बुक्स हैं वो किससे बनती है? वो बनती है ट्रीज से। और ट्रीज क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? कार्बन से। जैसे मेडिसिन है ये भी कार्बन से, एनिमल्स हैं ये भी कार्बन से, क्लोथ्स हैं ये भी किससे मिलकर बनते हैं? किससे बनते हैं? कार्बन से। उसी तरीके से अगर आप कोई भी खाने पीने की चीजें देखो तो वो भी किससे बनती है? कार्बन से। ठीक है बच्चों, चलिए। उसी तरीके से नेल पेंट ये भी किससे बनता है? कार्बन से। अगर आप कैंडल देखो तो ये भी कार्बन से। आप कोई भी वॉशिंग करने की कोई भी चीज़ें देखो तो ये भी किससे बनती है? कार्बन से। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर मेड अप ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन। ऑल लिविंग स्ट्रक्चर एंड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर सच एज फूड, क्लोथ्स, मेडिसिन, बुक्स etc आर कार्बन बेस्ड। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट है अर्थ क्रस्ट हैज ओनली 0.2% कार्बन। हमारी जो अर्थ क्रस्ट है उसमें सिर्फ कितना परसेंट कार्बन होता है? 0.2%। उसमें से मिनरल, हाइड्रोजन, कार्बोनेट, पेट्रोलियम, कोल, ये सब हमारे पास कार्बन के बने होते हैं। एटमॉस्फेयर में 0.03% CO2 होता है और बाकी सब किससे मिलकर बने होते हैं? कार्बन से। चलिए चलिए बच्चों, ये था अभी तक का हमारा थ्योरेटिकल पार्ट। अब हम देखेंगे बॉन्डिंग इन कार्बन। आखिरकार कार्बन के अंदर बॉन्डिंग होती है तो कैसे होती है? तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा। जो कार्बन होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। देखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। और अगर हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो वो कितना आएगा? कार्बन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो वो आएगा 1s2 2s2 2p2। तो अगर हम कार्बन को बहुत ध्यान से देखें तो कार्बन का आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? सेकंड। और उस आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन रखने चाहिए अपने आउटर मोस्ट शेल में? तो उसको अपने आउटर मोस्ट शेल में रखने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर हम कार्बन को देखें तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। तो बताओ इसके पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? तो अभी आप देख सकते हो होने चाहिए 8 लेकिन है 4। तो अभी इसके पास जो इलेक्ट्रॉन कम है वो कितने इलेक्ट्रॉन कम है? वो है 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन कम है तो इसके पास दो ऑप्शन है। या तो कार्बन किसी से 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। अगर कार्बन किसी से 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कार्बन पर कितना चार्ज आ जाएगा? -4। ठीक, लेकिन एक बात ये भी तो सोचें कि अगर -4 चार्ज आ जाएगा तो क्या कार्बन इस -4 चार्ज पर, क्या इस -4 चार्ज को गेन कर पाएगा क्या? ठीक, तो अगर आप इधर देखो तो अगर कार्बन के पास अगर -4 चार्ज आ गया तो इस कार्बन में अभी प्रोटॉन वो कितने हैं? प्रोटॉन वो कितने हैं? प्रोटॉन है 6 और इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास 10। तो बताओ क्या 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकते हैं क्या? नहीं। तो इसका मतलब कार्बन C-4 तो नहीं बनाएगा। उसी तरीके से इसके पास एक ऑप्शन और है कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। अगर कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो कार्बन पर चार्ज आ जाएगा +4। तो एक बार सोचो, अगर कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं तो इसका मतलब 2s और 2p के इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं। तो उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी? उसके लिए हाई एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होगी और इतनी एनर्जी हमारे पास है ही नहीं। तो अगर इतनी एनर्जी हमारे पास है ही नहीं, विच इज
नॉट अवेलेबल। अगर इतनी एनर्जी हमारे पास है ही नहीं, तो अगर इतनी एनर्जी होगी ही नहीं तो बताओ क्या कार्बन क्या C+4 बना पाएगा क्या? अगर कार्बन C+4 नहीं बना पाएगा तो इसका मतलब कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ना ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो फिर अब कार्बन के पास ऑप्शन क्या बचता है? कार्बन के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि कार्बन इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले, देन कार्बन विल शेयर, कार्बन विल शेयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो कार्बन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स की जब भी शेयरिंग होती है तो कौन से इलेक्ट्रॉन है जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं? किसी भी आउटर मोस्ट शेल के वही इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्टिसिपेट करते हैं जो अनपेयर्ड होते हैं। ठीक है, तो अगर हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो कार्बन का अगर हम ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको दिखेगा कि इसके पास 2s में और 2p में तो अगर आप देखोगे तो ये इसका 2s और ये इसका 2p। तो 2s में एक पेड इलेक्ट्रॉन है और 2p में दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो इसको शेयर करने हैं 4 इलेक्ट्रॉन, लेकिन अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। तो ओनली अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेट इन शेयरिंग। तो केवल अनपेड इलेक्ट्रॉन ही है जो शेयरिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो कार्बन के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन तो 2 ही है, जबकि इसको शेयरिंग कितनी ही करनी है? 4 इलेक्ट्रॉन की। तो इसको तो बोलते हैं अपन ग्राउंड स्टेट। तो कार्बन जब भी इलेक्ट्रॉन यानी कि शेयरिंग करने वाला होगा तो कार्बन किस में जाएगा? एक्साइटेशन स्टेट में। तो एक्साइटेशन स्टेट में जब जाएगा तो एक्साइटेशन स्टेट में क्या हो जाएगा? कार्बन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 4। ठीक है, तो कार्बन के पास जब अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएंगे एक्साइटेशन स्टेट में, तो अब कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर सकता है? 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता है। समझ में आ रही है बात? तो कार्बन जब भी बॉन्ड बनाने जा रहा होगा तो कार्बन कभी भी ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो कार्बन कौन से स्टेट में बॉन्ड बनाएगा? ग्राउंड एक्साइटेशन स्टेट में। ठीक, और कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा। तो इससे कितने कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे? 4। ठीक, तो जब भी कोई कंपाउंड इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है तो उससे कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो इसका मतलब कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाएगा? कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। चलिए तो देखते हैं, तो कार्बन में कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवलेंट बॉन्ड। कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो द बॉन्डिंग डज नॉट फॉर्म आयंस, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड के कंपैरिजन में इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये आयोनिक बॉन्ड तो नहीं बनाते। फिर वही वाली बात अभी अभी मैंने आपको बताई है कि एटॉमिक नंबर कितना होता है कार्बन का? 6, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p6। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कार्बन और लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बिकॉज कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर या 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं बना सकता, क्योंकि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 6 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने में टिपिकल होगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके लिए हमारे को क्या चाहिए? हाई एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, समझ में आ रही है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए, तो देखो अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो हम पहला एग्जाम्पल देख रहे हैं, वो है देखो फॉर्मेशन पहला एग्जाम्पल जो हम देख रहे हैं वो है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है? H2। चलो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक, तो पहले अपन एक बात देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। चलिए, तो पहला है हमारे पास सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो देखो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज shared between two atoms, then single covalent bond is formed। जब दो एटम के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो उससे कौन सा बॉन्ड बनता है? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। इसका अपन एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ H2, हाइड्रोजन का बनना। आखिरकार हाइड्रोजन बनता कैसे है? तो देखना बच्चों बहुत ध्यान से, हम अगर हाइड्रोजन को देखें तो ये हमारे पास एक हाइड्रोजन और ये हमारे पास एक और हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। अब जो हमारे पास हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन हमारे पीरियोडिक टेबल में 3 एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन, लिथियम और बेरिलियम। ये तीनों एलिमेंट किसकी तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखना पसंद करते हैं? ये तीनों की तीनों हीलियम की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखना पसंद करते हैं, और हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2। ठीक है, तो अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो अभी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1 और ये इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1। अगर हम इसका ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या हाइड्रोजन के ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? अरे है कि नहीं है? इसके भी ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इसके भी ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। उसी तरीके से इस वाले हाइड्रोजन के भी ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इस वाले हाइड्रोजन के ऑर्बिटल में भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। केवल वही ऑर्बिटल शेयरिंग में पार्टिसिपेट करते हैं जिनके इलेक्ट्रॉन का स्पिन अपोजिट होता है। ठीक है, तो अगर मैं आपको इसका शेयरिंग करने का अगर तरीका समझाऊं तो शेयरिंग कैसे होती है? ये तो है हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और ये है वो ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है। ठीक, उसी तरीके से ये एक इलेक्ट्रॉन, उसी तरीके से इस वाले हाइड्रोजन का भी ये न्यूक्लियस और ये वो ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अब क्या होगा? ये दोनों एटम एक दूसरे के पास पास आएंगे। ठीक, जब ये दोनों एटम एक दूसरे के पास पास आएंगे तो पास पास आकर इन दोनों के आउटरमोस्ट शेल एक दूसरे में ओवरलैप कर जाएंगे। ठीक है, तो जब इन दोनों के आउटरमोस्ट शेल एक दूसरे में ओवरलैप कर जाएंगे तो ये वाला जो पार्ट होगा, ये कौन सा पार्ट है इनका? कॉमन पार्ट। ठीक, अब देखो बहुत ध्यान से देखना, जब ये ओवरलैप करेंगे तो पहले इस
इस वाले एटम के न्यूक्लियस के राउंड में कितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे थे, एक, और इस वाले एटम के राउंड में इस वाले एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे थे, 1। ठीक, अब क्या होगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन के चारों तरफ भी घूमेगा ऐसे, और इस वाले हाइड्रोजन के चारों तरफ भी घूमेगा ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे। और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी ऐसे घूमेगा, ऐसे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस वाले हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के राउंड कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, 2, और इसके चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, 2। तो अगर इसके चारों तरफ 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2, और क्या इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2। क्या दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 हो गया, और बिल्कुल किसकी तरह हो गया, ये हीलियम की तरह, ठीक है। तो इन्होंने कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी, 1 1। तो 1 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। आ रही बात बच्चे समझ में? चलो अगला एक और एग्जांपल हम देखते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड वाला। सेकेंड एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन कैसे बनती है, तो देखो क्लोरीन का मतलब Cl2, मतलब कितनी क्लोरीन है हमारे पास, 2। तो अगर आप क्लोरीन को बहुत अच्छे से जानते हो तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, और ये एक और क्लोरीन, इसका भी एटॉमिक नंबर कितना है, 17, ठीक है। तो अगर क्लोरीन का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, और इस वाली क्लोरीन का भी क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल जो कि थर्ड है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, और इस वाले क्लोरीन का आउटर मोस्ट शेल जो कि थर्ड है उसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो होने चाहिए कितने, 8। कितने की कमी है, 1 की, ठीक है। तो हम क्लोरीन का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं ये वाला, ये उसी तरीके से इस क्लोरीन का भी एक स्ट्रक्चर बनाते हैं ये वाला। तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और इसको बोलते हैं हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो क्लोरीन क्या करेगा, इस वाले क्लोरीन के साथ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा ऐसे, और ये वाला क्लोरीन भी क्या करेगा, इस वाले क्लोरीन के साथ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा ऐसे। तो अगर दोनों क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन की अगर शेयरिंग करेंगे तो बताओ कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, तो दोनों क्लोरीन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड। और इस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। उसी तरीके से हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। ठीक, तो मीथेन में अगर आप देखो तो एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। तो अभी अभी हम देख चुके हैं कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। तो हम कार्बन के चारों तरफ कितने डॉट्स लगा देंगे, 4। हाइड्रोजन के बाहर कितने, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1। तो इधर कितने डॉट लगा देंगे हम, 1, ठीक है। तो एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा ऐसे,
फिर कार्बन भी इन सब के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा ऐसे। तो बताओ कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। कितने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे? 4। तो ये कौन सा बॉन्ड है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और ये किसका फॉर्मेशन हो गया? ये बन गया हमारे पास मीथेन। ठीक है, चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ले लिया? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने सबसे पहले किसको बनाया था? हाइड्रोजन को। देखो ये ऐसे ही बन रहा है। ठीक, फिर उसके बाद हमने बनाया था क्लोरीन। देखो उसके बाद हमने किसको बनाया? क्लोरीन को। ये रहा। अब हम बनाएंगे किसको? HCl को। तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ HCl। ठीक है, तो अगर आप HCl को देखो तो इसमें एक तो है हाइड्रोजन और एक है क्लोरीन। और अभी अभी हम देख के निपटे हैं कि हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, तो ये जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और इसी को अपन क्या बोलते हैं? ये स्ट्रक्चर दी थी लेविस नाम के साइंटिस्ट ने, इस वजह से इसको बोलते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या करेगा? क्लोरीन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। उसी तरीके से क्लोरीन भी क्या करेगा? हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। तो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने से जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड है? वो है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये कौन सा बॉन्ड है हमारे पास? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो इस तरीके से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा हमारे पास? HCl का। और इसको क्या लिख सकते हैं हम? HCl। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए अगला बनाते हैं हम H2O। तो देखो अगला एग्जांपल हम लेते हैं वाटर। फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो वाटर में अगर आप देखो तो 2 तो हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। अगर हम ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1s2 2s2 2p, बोलो 4। कितना हो गया? 2p4। पहले तो बताओ क्या ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 6 होता है क्या यार? नहीं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। कितना होता है? 8। ठीक है, 8। ठीक, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो अगर आप ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में देखो तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो हम कितने डॉट लगा देंगे? 6। और अभी अभी हम देख के निपटे हैं कि हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। तो जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी? 1 1। ठीक, तो जब 1 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो उससे कौन सा बॉन्ड बनता है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड है? वो है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस तरीके से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? वाटर का। और अब मैं बता देता हूँ आपको, वाटर की शेप ऐसी होती है, वी शेप। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। मेथेन हम बना चुके हैं। मेथेन कैसे बनेगा आप लोग देख चुके हो। ठीक, चलो तो ये था हमारे पास सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड कब बनता है? जब 1 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। एंड सेकंड टाइप का बॉन्ड होता है हमारे पास डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है बच्चों? व्हेन 2
2 electrons are shared between 2 एटम्स। जब दो एटम के बीच में दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तब कौन सा बॉन्ड बनता है? डबल कोवलेंट बॉन्ड। इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ O2 की हेल्प से। तो अभी अभी हमने देख के निपटे हैं कि ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो इधर वाली ऑक्सीजन के भी आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। ठीक, तो ये वाली ऑक्सीजन क्या करेगी? इस वाले ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा, और ये भी इसके साथ क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा तो क्या हमारे पास O2 बन जाएगा? ठीक, तो जो O2 बनेगा तो इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, चलिए ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलो ले लिया। अब हम देखते हैं कौन सा बॉन्ड? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है? व्हेन 3 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन 2 एटम। जब 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तब कौन सा बॉन्ड बनता है? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। और इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ N2। ठीक, तो देखो N2 कैसे बनता है। अगर हम नाइट्रोजन को बहुत ध्यान से देखें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो वो होता है 1s2 2s2 2p3। तो अगर आप नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में देखो तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। क्या यही नाइट्रोजन का आउटरमोस्ट शेल है जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। ठीक, तो अगर हम नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएं तो वो क्या हो जाएगा? वो कुछ ऐसा ही हो जाएगा। और एक और नाइट्रोजन का अगर हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएं तो क्या वो ऐसा ही हो जाएगा। तो एक नाइट्रोजन इस वाले नाइट्रोजन के साथ क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, और ये वाला नाइट्रोजन भी इसके साथ 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। तो जब दोनों नाइट्रोजन एक दूसरे के साथ 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? तो ये बनेगा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब देखो अभी अभी हमने देखा कि जो डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसको हम ऐसे शो करते हैं, और जो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसको ऐसे शो करते हैं। तो इस डबल कोवेलेंट बॉन्ड में एक बॉन्ड तो होता है सिग्मा और एक बॉन्ड होता है पाई। अब कौन सा सिग्मा और कौन सा पाई ये हम नहीं बता सकते कि कौन सा सिग्मा है और कौन सा पाई। कोई सा भी सिग्मा हो सकता है और कोई सा भी पाई हो सकता है। उसी तरीके से ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में एक तो होता है सिग्मा और 2 होते हैं पाई। तो अब इनमें कौन सा सिग्मा है और कौन सा पाई है हम नहीं बता सकते कि कौन सा सिग्मा है और कौन सा पाई है। ऐसे अगर हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो इसमें एक ही सिग्मा होता है। ठीक है, तो अगर हम बॉन्ड की स्ट्रॉन्गनेस की बात करें तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वो होता है सिग्मा बॉन्ड, और अगर हम वीक बॉन्ड की बात करें तो वीक बॉन्ड वो कौन सा बॉन्ड होता है? पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड वीक बॉन्ड इज पाई बॉन्ड। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से हमने ऑक्सीजन को बना लिया, नाइट्रोजन को बना लिया। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। देखो कार्बन की सबसे ज्यादा वर्सेटाइल नेचर, सबसे पहली वर्सेटाइल नेचर है इसकी कैटेनेशन। कार्बन की एक सबसे बड़ी नेचर होती है कैटेनेशन। कैटेनेशन का मतलब क्या होता है
कि कार्बन अपने ही दूसरे कार्बन के साथ जुड़कर कितनी भी लंबी चेन का फॉर्मेशन कर सकता है। कहां तक ले जा सकते हो आप इस चेन को? बहुत ज्यादा लंबी चेन का फॉर्मेशन ये कर सकता है। पहली प्रॉपर्टी तो ये। दूसरा, कार्बन अपने ही कार्बन के साथ जुड़कर साइक्लिक चेन का फॉर्मेशन कर सकता है। अब वो 3 कार्बन की हो सकती है, वो 4 कार्बन की हो सकती है, वो 5 कार्बन की हो सकती है, वो कितने ही कार्बन की हो सकती है। तो कैटेनेशन का मतलब क्या है कि एक तो स्ट्रेट चेन का फॉर्मेशन और एक साइक्लिक चेन का फॉर्मेशन। द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म लॉन्ग स्ट्रेट और ब्रांच्ड चेन एंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट साइज इज कॉल्ड कैटेनेशन। ठीक है, तो स्ट्रेट चेन तो ये रही, रिंग ये रही, और ब्रांच का मतलब क्या होता है? जो स्ट्रेट चेन होती है उसी में एक ब्रांच आ जाती है, और वो किसकी होती है? कार्बन की। ये तो ये तो है हमारे पास स्ट्रेट चेन, और ये जो है ये क्या है हमारे पास? ब्रांच। ठीक है बच्चों, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? कैटेनेशन। कार्बन शो मैक्सिमम कैटेनेशन इन द पीरियोडिक टेबल ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड यूनिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। ठीक, चलिए दूसरी जो कार्बन की नेचर है वो है इसकी टेट्रावैलेंसी। हमने अभी अभी देखा कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। तो कार्बन कितने कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है? कार्बन 4 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो 4 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, तो इसका मतलब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। ठीक, कार्बन बिलोंग्स टू ग्रुप 14 ऑफ द पीरियोडिक टेबल सिंस द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एटम इज 2 4, it has 4 electrons in the outermost shell, therefore its valency is 4। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। ठीक, thus carbon form 4 covalent bonds in its compound. A methane molecule is formed when 4 electrons of carbon are shared to 4 hydrogen atom as shown below। तो जैसा कि हम देख चुके हैं कि कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर सकता है? 4 की। तो इसका मतलब कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। तो इसको हम मेथेन के एग्जांपल से समझ सकते हैं, जो कि अभी हम देख चुके हैं। चलिए, अब कार्बन जो है वो मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। अगर कार्बन अपने ही कार्बन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा तो सिंगल बॉन्ड, दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा तो डबल बॉन्ड, और तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा तो ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो कार्बन कार्बन एक दूसरे से मिलकर सिंगल बॉन्ड भी बना सकते हैं, डबल बॉन्ड भी बना सकते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं। तो इसकी मल्टीपल बॉन्ड बनाने की भी टेंडेंसी होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक हाइड्रोकार्बन्स एंड होमोलोगस सीरीज। तो बच्चों अगर आप हाइड्रोकार्बन को बहुत ध्यान से देखो तो हाइड्रोकार्बन में 2 वर्ड छुपे हुए हैं, एक तो है हाइड्रो और एक है कार्बन। तो हाइड्रो का मतलब क्या होता है? हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, और कार्बन का मतलब होता है कार्बन। तो ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर वेरी लार्ज इन नंबर ऑन अकाउंट ऑफ इट्सेल्फ linking property of carbon called catenation. These compounds have been further classified open chain and cyclic chain। तो बच्चों आपको पहले तो ये वाली बात समझ में आई कि हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल आपके सामने लूं, CH4, क्या इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है? तो इसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। उसी तरीके से अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, C2H6, तो क्या इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन है? तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। अभी ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं इनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब जिनके अंदर कार्बन होता है उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। अब ये कैसे कैसे होते हैं? ये होते हैं ओपन चेन कंपाउंड और ये होते हैं क्लोज चेन कंपाउंड। अब ये कैसे होते हैं? अभी हम इसको आगे देखते हैं।
ठीक है। तो ओपन चेन कंपाउंड का मतलब होता है जिसमें कार्बन एक दूसरे से एक स्ट्रेट चेन में सिंगल बॉन्ड से या डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, ओपन चेन कंपाउंड। अब अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पर कार्बन 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 एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो अगर आपसे कुछ न कहे तो आप कार्बन की वैलेंसी किससे पूरी कर दोगे, हाइड्रोजन से। तो अभी कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। अगर अभी कार्बन ने एक सिंगल बॉन्ड बना रखा है तो इसका मतलब कार्बन की कितनी वैलेंसी पूरी हो रखी है, 1। कितनी बाकी है, 3। तो इसका मतलब इस कार्बन से आप कितने हाइड्रोजन अटैच कर दोगे, 3। इस कार्बन से 2, इस कार्बन से भी 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 हम 2 हाइड्रोजन अटैच कर देंगे, इससे भी 2, इससे 3 हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? ठीक। तो इस तरीके से हमारे पास ये एक ओपन चेन स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो अगर एक कार्बन की ओपन चेन है तो इसको बोल देंगे मीथेन, 2 की है तो इथेन, 3 है तो प्रोपेन, 4 है तो ब्यूटेन, और अगर ब्रांच आ जाती है उसके अंदर तो ब्रांच भी लगा सकते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन। ठीक है, तो ये तो है स्ट्रेट चेन और ये है ब्रांच्ड चेन, देख सकते हैं आप। चलिए, क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड। अगर कार्बन कार्बन को हमने साइकिल में जोड़ दिया तो एक साइकिल बनाने के लिए हमारे को मिनिमम कितने कार्बन चाहिए, 3 कार्बन चाहिए। तो इसे हम क्या बोल देंगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर। और अगर ये 4 कार्बन है तो ये भी 4 कार्बन की साइक्लिक स्ट्रक्चर, और ये 5 कार्बन की, और ये 6 कार्बन की। ठीक है, अब इनके नाम कैसे लिखे, ये नाम लिखना अभी हम सीखेंगे, पर अभी भी देख लो आप, इसका नाम है साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन। चलिए, हाइड्रोकार्बन में बता ही चुका था, द ऑर्गेनिक कंपाउंड ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो पहला है हमारे पास सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो बच्चों, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है उन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम बोलते हैं एल्केन। क्या बोलते हैं, एल्केन। तो एल्केन, तो सेचुरेटेड कार्बन हमारे पास क्या होते हैं, एल्केन। एल्केन्स आर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन containing only कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य बात क्या है बच्चों, यहाँ पर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। क्या होता है, CnH2n+2, जहां पर n क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारा सबसे पहला फॉर्मूला आएगा ये CH4, जिसको हम क्या बोलते हैं, मीथेन। और अगर हम n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा C2H6, जिसको हम क्या पढ़ते हैं, इथेन। अभी कैसे पढ़ते हैं ये भी हम आपको सिखाएंगे। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, और हम कह सकते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में अगर पाई बॉन्ड आ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो अगर डबल बॉन्ड होता है तो उसे बोलते हैं एल्कीन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसे बोलते हैं एल्काइन। ठीक है, तो हमारे पास अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन 2 हैं, एक तो है एल्कीन और एक है एल्काइन। दीज आर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ध्यान देने वाली बात क्या है बच्चों, यहाँ पर डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड। दे कंटेन 2 हाइड्रोजन लेस देन एल्केन। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है CnH2n। ठीक है, तो जहां वेहर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, तो और इसके लिए हमारे को जो मिनिमम कार्बन की रिक्वायरमेंट होगी वो कितनी होगी, 2। मिनिमम 2 कार्बन चाहिए। तो मतलब हम n की वैल्यू यहाँ पर जो पुट करेंगे वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो देखो अगर हमने n की वैल्यू 2 पुट करी तो हमारा पहला फॉर्मूला बनेगा C2H2, और इसको बोलते हैं हम एथीन। 3 पुट करी तो वे फॉर्मूला बनेगा C3H6, और इसको बोलते हैं हम प्रोपीन।
नाम लेने, नाम कैसे लिखते हैं इसकी टेंशन अभी आप मत लीजिए, नाम लिखना अभी हम सीखेंगे, ठीक है। उसी तरीके से अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, एल्काइन। दे आर आल्सो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच कंटेन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। दे कंटेन 4 हाइड्रोजन एटम लेस देन द कोरेस्पॉन्डिंग एल्केन्स, ठीक है। तो इसका मोलिकुलर, इसका जनरल फॉर्मूला हो जाता है CnH2n-2। तो इसमें यहां भी n इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। और इसमें भी मिनिमम कार्बन वो कितने चाहिए, 2। तो इसका मतलब n की वैल्यू हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 3 4 5 6 7 ऐसे, ठीक है। तो इसका पहला कंपाउंड है, n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो बनेगा C2H2 और इसका नाम हो जाएगा एथाइन। 3 पुट करोगे तो C3H4, इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन। हेलो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं, वो है होमोलोगस सीरीज, ठीक है। तो अब तक आपको बातचीत समझ में आई होगी। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन की जो वर्सेटाइल नेचर होती है, पहली नेचर अपन ने पढ़ी कि स्ट्रेट चेन बना सकता है या ब्रांच चेन बना सकता है। दूसरी नेचर हमने पढ़ी कि ये रिंग भी बना सकता है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 वैलेंसी होती है। तो ये सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन भी कर सकता है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन भी कर सकता है और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन भी कर सकता है। अगर ये केवल कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं तो उसको बोलते हैं हम हाइड्रोकार्बन, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या होता है, जैसे अगर हम एल्केन के बारे में बात करें तो अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, वो कितनी लंबी चेन चलती जाए। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं ये कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन 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 के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे अभी कितने कार्बन है, 2। ये कितने कार्बन है, 3। ये कितने कार्बन है, 4, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, होमोलोगस सीरीज, ठीक है। तो अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड होते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, एल्केन। तो ये किसकी होमोलोगस सीरीज है, एल्केन की। और मैं अभी अभी बता के निपटा हूं आपको, अगर कुछ ना कहा जाए तो कार्बन की वैलेंसी किससे पूरी करते हैं हम, हाइड्रोजन से। तो यहां पर ये एक एल्केन ये हो गया, एक एल्केन ये हो गया। इसका जस्ट आगे वाला एल्केन अगर हम बनाएंगे तो क्या वो यही हो जाएगा। इसके जस्ट आगे वाला एल्केन ये 4 कार्बन वाला है, अब अगर हम 5 कार्बन वाला बनाएंगे तो क्या वो यही हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये तो है फर्स्ट मेंबर, ये है सेकंड में, और सॉरी एल्केन का फर्स्ट मेंबर ये नहीं है, एल्केन का फर्स्ट मेंबर है ये फर्स्ट मेंबर, ये सेकंड मेंबर, ये थर्ड मेंबर, ये फोर्थ मेंबर, ये फिफ्थ मेंबर। तो आपको क्या दिख रहा है कि फर्स्ट मेंबर से जब हम सेकंड मेंबर में जाते हैं तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है हमारे पास CH2 का। फिर इधर से सेकंड मेंबर से थर्ड मेंबर में जा रहे हैं तो यहाँ भी डिफरेंस आ रहा है CH2 का। और अगर हम फोर्थ मेंबर से फिफ्थ मेंबर की तरफ जाते हैं तो यहाँ भी डिफरेंस आता है CH2 का, ठीक है। तो एक होमोलोगस सीरीज में एक मेंबर से दूसरे मेंबर में जब हम शिफ्ट करते हैं तो कितने का डिफरेंस आता है, CH2 का। CH2 का मतलब कितने मोलिकुलर वेट का, तो मोलिकुलर वेट की बात करें तो कार्बन का होता है 6, हाइड्रोजन का होता है 2, ठीक है। तो मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा यहाँ पे बताओ, सॉरी कार्बन का 6 नहीं, कार्बन का होता है 12, कार्बन का होता है 12 और हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का होता है 1 और 2 हाइड्रोजन का हो जाएगा 2। तो कितना मोलिकुलर वेट, 14। तो एक होमोलोगस सीरीज में कंटिन्यूस के जो 2 मेंबर होते हैं उनके बीच में CH2 या फिर मोलिकुलर वेट 14 का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो होमोलोगस सीरीज समझ में आई आपको। तो देखो होमोलोगस सीरीज क्या होती है, हाँ, homologous series may be defined as a series of similar constituent compound in which the member possess similar chemical characteristics and the two consecutive members differ in their molecular formula by CH2. Characteristics of homologous series, all the member of series are represented by general formula। जैसे एल्केन के लिए बात करें तो उसका जनरल फॉर्मूला ये होगा, ठीक है। और ये इनमें डिफरेंस कितने का होता है, CH2 का। या फिर अगर हम मोलिकुलर मास की बात करें तो कितने मोलिकुलर मास का डिफरेंस होता है, 14 का।
ठीक है। उसी तरीके से अगर हम फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो उसमें फंक्शनल ग्रुप क्या जोड़ देंगे हम, CH, ये OH। अगर हम एल्कोहल की बात करेंगे तो OH जोड़ देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी होमोलोगस सीरीज होती है। तो ये सब आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, तो होमोलोगस सीरीज के, ये होमोलोगस सीरीज में हम पहला देख रहे हैं एल्केन। एल्केन की होमोलोगस सीरीज मैंने अभी अभी आपको बताई है, CH4 C2H6 CH3, ठीक है। तो अगर ये पहला मेंबर है तो इसको क्या बोलेंगे, मिथेन, इथेन और प्रोपेन। उसी तरीके से अगर हम होमोलोगस सीरीज देखें एल्कीन की, तो एल्कीन का फर्स्ट मेंबर चालू होगा 2 कार्बन से। तो ये एल्कीन का फर्स्ट मेंबर है। अब हमारे को नेक्स्ट मेंबर बनाना है तो वो हो जाएगा नेक्स्ट मेंबर ऐसे। फिर उसके बाद नेक्स्ट मेंबर बनाना है तो वो हो जाएगा ऐसे। तो ये फर्स्ट मेंबर, ये सेकंड मेंबर और ये थर्ड मेंबर। तो अगर आप फर्स्ट मेंबर और सेकंड मेंबर के बीच में देखो तो कितने का डिफरेंस आएगा आपको, CH2 का। ऐसे ही सेकंड मेंबर और थर्ड मेंबर के बीच में देखो तो कितने का डिफरेंस आएगा आपके पास, CH2 का, ठीक है। तो एल्कीन का जो फर्स्ट मेंबर होता है उसका नाम है एथीन, सेकंड का प्रोपीन और थर्ड का ब्यूट 1-इन। अब ये नाम कैसा है इसकी अभी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, और ये इनके कॉमन नेम है, इथाइलिन, प्रोपाइलिन और अल्फा ब्यूटाइलिन। उसी तरीके से अगर हम एल्काइन की होमोलोगस सीरीज देखें तो एल्काइन का भी फर्स्ट मेंबर होता है ये 2 कार्बन वाला, ठीक। और अगर हम नेक्स्ट मेंबर बनाएंगे तो वो हो जाएगा ये, फिर नेक्स्ट मेंबर बनाएंगे तो वो हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये तो हो गया फर्स्ट मेंबर, ये हो गया सेकंड मेंबर और ये हो गया थर्ड मेंबर, ठीक। और इसका जनरल फॉर्मूला हम जानते ही हैं, CnH2n-2, ठीक। तो देखो इसका जो फर्स्ट मेंबर है उसका नाम है इथाइन, प्रोपाइन और नेक्स्ट का है ब्यूट 1-इन। ये नाम अब कैसे आए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ये इनके कॉमन नेम है, एसिटाइलिन, मेथिल एसिटाइलिन और एथिल एसिटाइलिन। चलिए, अब हम देख रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलिए, तो देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर हम 2 तरीके से लिखते हैं। एक तो है हमारे पास IUPAC नेम और एक है हमारे पास कॉमन नेम, ठीक है। देखो IUPAC नेम लिखने का कुछ ना कुछ रूल होता है, लेकिन कॉमन नेम लिखने का हमारे पास कोई रूल नहीं है, ठीक है। तो कॉमन नेम जो दिया जाता है वो किस बेसिस पर दिया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स और सिटी और साइंटिस्ट नेम। या तो वो कहां से बना है, कहां से निकल के आया है उसके सोर्स के बेसिस पर, वो कौन सी सिटी में डिस्कवर किया गया है उसके बेसिस पर, या फिर कौन से साइंटिस्ट ने उसको ढूंढा है उसके बेसिस पर, ठीक है। लेकिन IUPAC नेम में ऐसा नहीं होता। IUPAC नेम में कुछ रूल होता है, उस रूल का मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं। सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, वर्ड रूट। क्या लिखते हैं, वर्ड रूट। अब वर्ड रूट के आगे भी कुछ लिखते हैं और वर्ड रूट के पीछे भी कुछ लिखते हैं। तो वर्ड रूट के पीछे जो कुछ भी लिखा जाता है उसे बोलते हैं हम सफिक्स। तो सबसे पहले हम लिखते हैं प्राइमरी सफिक्स और फिर लिखते हैं हम सेकेंडरी सफिक्स। फिर इस वर्ड रूट के आगे कुछ ना कुछ लिखते हैं, तो आगे जो भी लिखा जाता है उसे बोलते हैं हम प्रीफिक्स। तो वर्ड रूट के आगे जो लिखते हैं वो होता है प्राइमरी प्रीफिक्स, और प्राइमरी प्रीफिक्स के आगे जो कुछ भी लिखते हैं वो होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है। चलिए, अब ये वर्ड रूट हमें क्या बताता है, ये वर्ड रूट बताता है हमें नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन, ठीक। प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है हमें, बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। तो अगर सिंगल बॉन्ड है
तो हम प्राइमरी सफिक्स काम में लेते हैं, वो है एन। और अगर डबल बॉन्ड है तो हम काम में लेंगे इन। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो हम काम में लेंगे आइन। ठीक है, तो हमारे पास प्राइमरी सफिक्स होता है एन, इन, आइन। ठीक, और सेकेंडरी सफिक्स हमें बताता है फंक्शनल ग्रुप के बारे में कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा जुड़ा हुआ है। ठीक, उसी तरीके से प्राइमरी प्रीफिक्स हमारे पास एक ही होता है, वो होता है साइक्लो। अगर कार्बन चेन अगर हमारे पास साइक्लिक फॉर्म में है, अगर उसकी स्ट्रक्चर साइक्लिक है, तो हम प्राइमरी प्रीफिक्स क्या लगाएंगे, साइक्लो। ठीक है, और सेकेंडरी प्रीफिक्स लगाते हैं हम फॉर सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं, जो पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं किए जाते उन्हें हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट। जैसे अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूट हो CH3 तो इसका नाम होता है इथाइल। अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूट हो C2H5 तो इसको बोलते हैं हम मिथाइल। अगर CH3 हो तो इसको बोलते हैं हम मिथाइल, और C2H5 हो तो इसको बोलते हैं हम इथाइल। ठीक है, उसी तरीके से अगर हमारे पास ये हो तो इसको बोलेंगे हम एन प्रोपिल। और अगर ऐसी स्ट्रक्चर हो तो इसको बोलेंगे हम आइसोप्रोपिल। ठीक है, चलिए तो अब सीखें। तो अगर देखो हमारे पास अगर वर्ड रूट लेना है तो वर्ड रूट के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो अगर एक कार्बन होता है तो वर्ड रूट क्या लगाते हैं अपन, मैथ। और अगर दो कार्बन होते हैं तो वर्ड रूट क्या लगाते हैं, एथ। तीन हो तो प्रोपा, चार कार्बन हो तो ब्यूटा, पांच कार्बन हो तो पेंटा, और छह कार्बन हो तो हेक्सा, सात कार्बन हो तो हेप्टा, आठ कार्बन हो तो ओक्टा, नौ कार्बन हो तो नोना, और 10 कार्बन अगर हमारे पास है तो उसके लिए लगाएंगे हम डेका। ठीक है, तो वर्ड रूट समझ में आया आपको। सबसे पहला अगर एक कार्बन है तो मेथ, दो है तो एथ, तीन है तो प्रोपा, चार कार्बन है तो ब्यूटा, पांच कार्बन है तो पेंटा, छह कार्बन है तो हेक्सा, सात कार्बन है तो हेप्टा, आठ है तो ओक्टा, नौ है तो नोना, और 10 कार्बन है तो डेका। आ रही है बात समझ में। ठीक, तो देखो हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला था सेकेंडरी प्रीफिक्स प्राइमरी प्रीफिक्स वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। और प्राइमरी सफिक्स क्या थे हमारे पास, एन, इन, आइन। ठीक, तो अगर हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझें, जैसे अगर हम ये वाला एग्जांपल लें तो इस वाले एग्जांपल में अगर आप फॉर्मूला खोल के लिखेंगे तो कुछ ऐसा ही हो जाएगा। तो इसमें कितने कार्बन है, एक। तो एक कार्बन होता है तो वर्ड रूट क्या काम में लेते हैं हम, मैथ। और सिंगल बॉन्ड हो तो सफिक्स क्या लगा देते हैं, एन। तो देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेन। ठीक है, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दिक्कत वाली बात अभी आएगी, मैं बताऊंगा आपको।
फिर उसके बाद अगर ऐसा है तो कितने कार्बन है, 2 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या लेंगे हम, 8। और अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे, एन, तो नाम क्या हो जाएगा, इथेन। ठीक है। उसी तरीके से अगर हमारे पास 3 कार्बन है, चलिए अगर हमारे पास 3 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या लगाएंगे हम, प्रोपा। क्या लगाएंगे, प्रोपा। और सफिक्स क्या लगा देंगे, सिंगल बॉन्ड होने की वजह से सफिक्स क्या लगा देंगे, एन। अब बच्चों यहाँ पर आपको एक चीज चेक करनी है, वो क्या चेक करनी है कि वर्ड रूट का लास्ट लेटर क्या है और सफिक्स का फर्स्ट लेटर क्या है। अगर ये दोनों लेटर अगर वोवल हैं, क्या है, वोवल हैं, तो हमें क्या करना है, ये जो पहला वाला लेटर है इसका वोवल हटा देना है। दोबारा बोलूं, आपको क्या चेक करना है कि वर्ड रूट का लास्ट लेटर और सफिक्स का फर्स्ट लेटर क्या है। अगर वर्ड रूट का लास्ट लेटर भी एक वोवल है और सफिक्स का फर्स्ट लेटर भी एक वोवल है, मतलब वोवल से वोवल टकरा रहा है, तो हमें क्या करना है, जो हमारे पास फर्स्ट लेटर है उसके वोवल को हटा देना है। ठीक है, तो इसका वोवल हटा देंगे तो हमारे पास फाइनल नेम क्या बनेगा, प्रोपेन। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे ठीक, तो कितने कार्बन है, 4 कार्बन, तो वर्ड रूट क्या लगाएंगे हम, ब्यूटा। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे, एन। ठीक है, तो देखो क्या, अब चेक करो क्या वोवल से वोवल की भिड़ंत हो रही है क्या, हाँ। तो आगे वाले वर्ड का वोवल हटा देंगे तो हमारे पास फाइनल नेम क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो नोमेनक्लेचर करने के लिए हमारे पास 2 सिस्टम है, ट्राइबल नेम या फिर कॉमन नेम, एक ही बात है। और दूसरा है IUPAC नेम। IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो देखो ये जो हमारे पास एग्जांपल दे रखे हैं, ये है सब्स्टिट्यूट के एग्जांपल जो मैंने अभी अभी आपको बताए हैं। तो ये क्या है, आइसोप्रोपिल। अगर आपको ऐसी स्ट्रक्चर दिखे तो वो क्या है, आइसोप्रोपिल। अगर ऐसी स्ट्रक्चर दिखे तो वो क्या है, आइसोब्यूटिल। ठीक है, और अगर ऐसी स्ट्रक्चर दिखती है आपको तो वो क्या है, नियो एल्किल या नियो पेंटिल, इसका नाम है नियो पेंटिल। ठीक है, और इसका नाम है नियो हेक्सेन। चलो तो वो जो रूल हैं वो रूल मैं बता चुका हूँ आपको, बेसिक रूल फॉर IUPAC नोमेनक्लेचर। तो हमारे पास सबसे पहले क्या करना होता है, वर्ड रूट को सबसे लंबी जो कार्बन चेन है उसका सिलेक्शन करना होता है। फॉर नेमिंग सिंपली अल्फाबेटिकल कंपाउंड द नॉर्मल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैव बीन कंसीडर्ड एज द पेरेंट कंपाउंड एंड द अदर कंपाउंड एज देयर derivative obtained by the replacement of one more hydrogen and various functional group। तो उसमें हम क्या जोड़ेंगे, प्रीफिक्स क्या होता है, जो वर्ड रूट के आगे जोड़ते हैं। वर्ड रूट क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन चेन, मतलब कार्बन चेन में कितने कार्बन है, वही वर्ड रूट है। प्राइमरी सफिक्स, जो सफिक्स क्या होता है, जो नाम के पीछे जोड़ा जाता है। और सेकेंडरी सफिक्स ये मैं बता चुका हूँ। प्राइमरी सफिक्स क्या है हमारे पास, एन, इन, आइन। सेकेंडरी सफिक्स वो हम किसके लिए जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे फंक्शनल ग्रुप के लिए। और ये हमारा रूल है। तो देखो एक कार्बन होगा तो मेथ, 2 एथ, प्रोपा, ब्यूटा, पेंटा, हेक्साडेका। चलिए तो ये इसका नाम है, इसको जनरल नेम क्या बोलते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, तो जैसे हमारे पास पहला फॉर्मूला है CH4, तो CH4 का वर्ड रूट क्या हो जाएगा, मेथ। प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा, एन, और नाम क्या हो जाएगा, मेथेन। दूसरे का एथेन, 3 कार्बन तो प्रोपा, तो ये इस वाले एक को हटा देंगे, ब्यूटा इस वाले एक को हटा देंगे,
एथ में तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा प्रोपा, यहाँ भी हो जाएगा प्रोपा, ठीक है। तो देखो इसका ये वाला नाम थोड़ा सा गलत हो गया, देखो तो पहले वाले का नाम मेथ, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो ब्यूटेन के लिए ब्यूटा लगाया था तो ए हटा के और ब्यूटेन। इधर एथ इन तो नाम क्या हो जाएगा एथीन, एक डबल बॉन्ड आ गया तो प्रोपा और इन तो ए हटा देंगे तो इन। और इधर देखेंगे तो प्रोपाइन, तो देखो यहाँ पे ये ओउल है, वोउल है, लेकिन ये वोउल नहीं है तो इसका वोउल हमने नहीं हटाया तो नाम क्या हो गया इसका प्रोपाइन, ठीक है। तो देखो अब ब्रांच चेन का नाम लिखने के लिए हम क्या करते हैं, कार्बन चेन को नंबरिंग करते हैं, ठीक है। कार्बन चेन को नंबरिंग हम सबसे पहले पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन करते हैं। पेरेंट कार्बन चेन का मतलब होता है सबसे लंबी कार्बन चेन का हम सिलेक्शन करेंगे और फिर उसमें नंबरिंग उस डायरेक्शन से करेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूट को मिनिमम नंबर मिले, ठीक। जैसे तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे, फिर उसके बाद नंबर करेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूट को मिनिमम नंबर मिले। या फिर अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा हो तो डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, और अगर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा हो तो ट्रिपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। और अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ रहे हों तो फिर डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं आइन। तो इन की स्पेलिंग किससे शुरू होती है ई से, और आइन की स्पेलिंग किससे शुरू होती है वाई से, इसलिए हम प्रायोरिटी में किसको लेते हैं इन को, ठीक है। तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। जैसे अगर हम पहला एग्जांपल देखें तो हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यही है। अब हम इसमें नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें थर्ड कार्बन पर आप देखो तो CH3, तो ये CH3 हमारे लिए क्या है सब्स्टिट्यूट, और इस सब्स्टिट्यूट का नाम क्या है मिथाइल, ठीक है। तो हमारे लिए इसका नाम क्या हो जाएगा 3 मिथाइल। अब 5 कार्बन है तो पेंटा और सिंगल बॉन्ड है तो N। तो अब आप देख रहे हो क्या यहाँ पर इधर क्या ये वोउल है, नहीं। ये वोउल है, नहीं। क्या ये वोउल है, हाँ। क्या ये वोउल है, हाँ। तो आगे वाला वोउल हटा देंगे तो हमारा फाइनल नेम क्या हो जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। उसी तरीके से हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का जब सिलेक्शन करेंगे और जब नंबरिंग करेंगे तो इस डायरेक्शन से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। तो देखो दूसरे कार्बन पर भी मेथिल और चौथे कार्बन पर भी मेथिल, तो अगर दो सब्स्टिट्यूट सेम आ जाते हैं तो उनके लिए हम एक प्रीफिक्स काम में लेते हैं, वो है डाई। तो बच्चों इसका नाम क्या हो जाएगा 2 4 डाई मिथाइल, ठीक है। और अब कितने कार्बन की चेन है 7, तो हेप्टेन, ठीक है। उसी तरीके से जब हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे तो ये होगा, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है यहाँ पे, तो 1 2 3 4। तो देखो सेकेंड कार्बन पर आपके पास सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटीन, ब्यूट। और इसके डबल बॉन्ड की पोजीशन भी बतानी पड़ेगी हमारे को, ब्यूट 1 इन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम इसका नाम करेंगे, इसका नंबरिंग करेंगे तो इसकी नंबरिंग करेंगे हम यहाँ से 1 2 3 4 5। तो एक तो थर्ड कार्बन पे सब्स्टिट्यूट है और एक सेकेंड कार्बन पे सब्स्टिट्यूट है। तो थर्ड कार्बन पे जो सब्स्टिट्यूट है वो है एथिल, और सेकेंड कार्बन पे जो सब्स्टिट्यूट है वो है मेथिल, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा 3 एथिल 2 मेथिल, और कितने कार्बन की चेन है 5, तो नाम हो जाएगा पेंटेन, ठीक है। चलिए तो ये रहा हमारे पास, तो इसकी नंबरिंग करेंगे हम इधर से, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल ब्यूटेन, तो ये रॉन्ग है।
और इधर से नंबरिंग करेंगे तो ये नंबरिंग सही है, और अगर इधर से नंबरिंग करेंगे तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब्स्टिट्यूट को कितना नंबर मिल रहा है 4, और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट को कितना नंबर मिल रहा है 2, तो सब्स्टिट्यूट को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। चलिए ऐसे ही अगर हम नंबरिंग करेंगे तो अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूट भी है और मल्टीपल बॉन्ड भी है तो प्रायोरिटी में रखते हैं हम मल्टीपल बॉन्ड को, तो मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। तो इस वाले एग्जांपल में अगर आप देखो तो मल्टीपल बॉन्ड को कितना नंबर मिल रहा है 1, और अगर इसमें देखो तो मल्टीपल बॉन्ड को कितना नंबर मिल रहा है 3, तो इसलिए रॉन्ग है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा 3 मेथिल ब्यूट 1इन। और इससे ऐसे ही अगर इधर वाली नंबरिंग को देखो तो यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड को मिल रहा है फर्स्ट और यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड को मिल रहा है थर्ड, तो मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूट 1इन, और ये बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है, चलिए अभी अभी मैं बताया था कि अगर दो सब्स्टिट्यूट सेम जुड़ रहे हों तो हम प्रीफिक्स क्या काम में लेते हैं डाई। ठीक, तो इसका नाम हो जाएगा 2,3 डाई मेथिल पेंटेन, और इसका नाम हो जाएगा 2,3 ट्राई मेथिल पेंटेन, और इसका नाम हो जाएगा 2,3,5 ट्राई मेथिल हेक्सेन, और इसका नाम हो जाएगा 2,2,4 ट्राई मेथिल पेंटेन। ठीक है, तो 2 हो तो डाई, 3 हो तो ट्राई, और 4 हो तो टेट्रा। अगला है, देखो अगर आप अगला देखोगे तो इसमें हमारे पास एक तो जुड़ा हुआ है एथिल और 2 जुड़े हुए हैं मेथिल, तो नाम उसका पहले लिखा जाता है जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले हुआ है। तो एथिल का नाम हो जाएगा, एथिल की स्पेलिंग किससे शुरू होती है ई से, और मेथिल की स्पेलिंग शुरू होती है किससे एम से। तो एथिल का ई और मेथिल का एम, तो पहले कौन आता है ई, है ना। तो इसका नाम हो जाएगा 3 एथिल 2,3 डाइमेथिल पेंटेन। ठीक, इसी तरीके से इसका भी देख लो, तो इसमें भी एथिल और मेथिल। ठीक है, तो अब इसका नाम हो जाएगा 3 एथिल 4 मेथिल हेक्सेन। ठीक है बच्चों, चलो अब अगर आप मान लो नंबरिंग करने में कंफ्यूज हो रहे हो तो नंबरिंग करने में कंफ्यूज होने की आपको आवश्यकता नहीं है। जैसे अगर मान लो आप इधर से नंबरिंग करते हो तो 1 2 3 4 5 6, और उधर से नंबरिंग करते हो तो 1 2 3 4 5 6। तो अगर इधर से नंबरिंग करते हैं तो हमारे पास लोकेंट, लोकेंट मतलब जिस कार्बन पर सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ है उस कार्बन को क्या नंबर मिल रहा हुआ है। तो एक तो मिल रहा है 3, और एक मिल रहा है 3, और एक मिल रहा है 5, तो 3 + 3 + 5। और अगर आप इधर से नंबरिंग करते हो तो वो क्या हो जाता है आपके पास 2 + 4 + 4। तो इनको ऐड करो, तो जब आप इसको ऐड करते हो तो कितना आता है 14, और जब आप इसको ऐड करते हो तो कितना आता है 10। तो जिसमें लोकेंड की सम, लोकेंड को सम करने पर वैल्यू मिनिमम आती है वही वाला नंबरिंग हमारी सही होती है। ठीक है, तो इधर तो आ रहा है 14 और इधर आ रहा है 10, तो कौन सी वाली वैल्यू छोटी है 10, तो इसलिए हमारी ये वाली नंबरिंग सही है। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम नाम लिखेंगे तो यहाँ भी जुड़ा हुआ है मेथिल, यहाँ जुड़ा हुआ है मेथिल, और यहाँ जुड़ा हुआ है एथिल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 4 एथिल 2,4 डाइमेथिल हेक्सेन। ठीक है, और वो गलत है ही सही। चलिए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन। ठीक है, ऐसे ही इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, हाँ 3 कार्बन है तो प्रोपा, और डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो इन, तो आगे वाला ए हटा देंगे तो नाम हो जाएगा प्रोपीन। ऐसे इसमें नंबरिंग इधर से करेंगे तो 4th कार्बन पर मेथिल जुड़ा हुआ है तो 4 मेथिल प्लस हेक्स हेक्सा, और कौन से कार्बन पर है ट्रिपल बॉन्ड 2 आइन, तो नाम क्या हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर वोल है और यहाँ पर वोल नहीं है तो इसलिए हम इस वोल को नहीं हटाएंगे। ठीक है, चलिए फंक्शनल ग्रुप। अब देखो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, हम हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह पर कोई ऐसा कंपाउंड जोड़ दें जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप।
देखो जैसे कि हमारे पास पहला फंक्शनल ग्रुप है OH, इसको बोलते हैं हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप का याद करो हम क्या लगा देते हैं, सेकेंडरी सफिक्स। तो OH के लिए जो हम सेकेंडरी सफिक्स काम में लेते हैं वो है ओल। क्या काम में लेंगे, ओल। जैसे अगर हम CH3OH लिखें तो CH3OH, तो एक कार्बन तो मेथ, सिंगल बॉन्ड तो N, और इसके लिए सफिक्स क्या लगा देंगे, ओल। तो चेक करो क्या यहाँ पर वोल से वोल टकरा रहा है, हाँ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथेनॉल। ठीक है। उसी तरीके से अगर हम इसका नाम लिखना चाहें तो इसका नाम लिखने के लिए हम देखो कितने कार्बन है, दो कार्बन तो एथ, सिंगल बॉन्ड तो N, और इसका सेकंड सफिक्स क्या लगा देंगे, ओल। और फिर जब आप इसमें चेक करोगे तो क्या ये वोल से वोल टकरा रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनॉल। ठीक है। उसी तरीके से अगला फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास CHO। तो CHO के लिए क्या लगाते हैं हम, सेकेंडरी सफिक्स L। क्या लगाते हैं, L। तो देखो अगर हम इसका नाम लिखेंगे, और अगर जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होता है तो उसके कार्बन को हम पेरेंट चेन में भी लेते हैं। ठीक है। तो अभी आप देखो HCHO, तो इसमें एक कार्बन है, तो एक कार्बन तो मेथ, सिंगल बॉन्ड तो N, और सफिक्स क्या लगा देंगे, L। तो E और A वोल है जो कि टकरा रहे हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेनेल। ठीक है। यहां देखो, अगर आप यहां देखोगे तो यहाँ कितने कार्बन है, 2। तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को हमेशा नंबर 1 देते हैं, तो 2 कार्बन तो एथ, सिंगल बॉन्ड तो N, और फंक्शनल ग्रुप का सेकेंड सफिक्स क्या लगा देंगे, L। तो यहां से ये E हटा देंगे तो नाम क्या हो जाएगा, इथेनॉल। ठीक है। अगला फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास कीटोन। कीटोन का जो सेकेंडरी सफिक्स लगाया जाता है वो है ओन। इसको क्या पढ़ते हैं बच्चों अपन, ऑन। स्पेलिंग होती है वन की तरह, लेकिन पढ़ते क्या है, ऑन। तो देखो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को भी हमारे को पेरेंट चेन में लेना है, तो कितने कार्बन है हमारे पास, 1 2 3, 3 कार्बन, तो क्या लिखोगे आप, प्रोपा। सिंगल बॉन्ड तो N, और इसका सेकेंड सफिक्स क्या लगा दोगे, ऑन। तो अब चेक करो क्या हमारे पास यहाँ से वोल टकरा रहा है, ये देखो ये टकरा रहा और ये टकरा रहा, तो फाइनल नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रोपेनोन। ठीक है, ये लिख रहा प्रोपेनोन। ठीक है। उसी तरीके से अगर आप 4 कार्बन देखो, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटा, सिंगल बॉन्ड तो N, और क्या हो जाएगा, ऑन। ठीक है। तो ब्यूटा का A हटा दो, N का E हटा दो, तो नाम क्या हो जाएगा आपके पास, ब्यूटेनोन। ये लिख रहा ब्यूटेनोन। बढ़ो आगे। ठीक है। अगला हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो है COOH, जिसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो इसका जो सेकेंडरी सफिक्स लगाया जाता है वो है इक एसिड। क्या लगाते हैं, सॉरी, ओइक एसिड, सॉरी, इसके लिए हम क्या लगाते हैं, ओइक एसिड। ठीक है। और अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होता है तो उसको हम पेरेंट चेन में भी सेलेक्ट करते हैं। तो देखो अगर हम इसका एक एग्जांपल ले लें, ये, तो इस एग्जांपल को अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो CH3COOH, तो 1 2, तो कितने कार्बन, 2, तो एथ, सिंगल बॉन्ड तो N, और ओइक एसिड। तो अब फिर चेक करो क्या वोल से वोल टकरा रहा है, हाँ यहाँ पर टकरा रहा है, तो इसके वोल को हटा दो, तो नाम हो जाएगा हमारे पास इथेनोइक एसिड। ठीक है। अगले हैं हेलोजन। तो हेलोजन के लिए हम क्या काम में लेते हैं, हेलो। जैसे अगर मान लो फ्लोरीन हो तो इसको क्या लिखेंगे हम, फ्लोरो। क्लोरीन है तो इसको क्या लिखेंगे हम, क्लोरो। ब्रोमीन है तो इसको क्या लिखेंगे हम, ब्रोमो। क्लोरीन है तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम, क्लोरो। ठीक है। तो देखो अब इसका नाम कैसे लिखते हैं, क्लोरोमीथेन। इसका नाम कैसे लिखेंगे, ब्रोमोमीथेन। ठीक है। तो देखो ये सब वही है जो मैंने अभी आपको बताया था कि बीइंग विद AEIOU, तो अगर ऐसा होता है तो हम वो हटा देते हैं। ठीक। ये आपके पास फंक्शनल ग्रुप है। जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका सफिक्स क्या लगाएंगे, ओइक एसिड। ये है एस्टर है तो इसका OH, एल्डिहाइड है तो L, और कीटोन है तो ऑन,
OH है तो ओल, और डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। ठीक है, तो ये वही स्टेप है। अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो उसके कार्बन को हम पेरेंट चेन में लेंगे, और प्रायोरिटी में किसको लेंगे, हम फंक्शनल ग्रुप को लेंगे। चलिए, जैसे तो हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप है तो प्रायोरिटी में इस फंक्शनल ग्रुप को लेंगे, तो नंबरिंग इस तरीके से करेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की। तो हमारे पास एक तो सेकंड कार्बन और एक फिफ्थ कार्बन पर सब्स्टिट्यूट है, तो देखो इसका नाम कैसे हो जाएगा, 2 5 डाईमेथिल, कितने कार्बन की चेन है, 7, तो हेप्टा प्लस एन प्लस पहले कार्बन पर अगर OH जुड़ा हुआ है तो 1 ओल। तो देखो अब चेक करो क्या वो ओल से वोल टकरा रहा है, हाँ हाँ, सॉरी इसको तो नहीं हटाएंगे, तो हमारे पास नाम क्या हो जाएगा, 2 5 डाईमिथाइल, इसको भी नहीं हटाएंगे, हेप्टेन 1 ओल। ठीक है, चलिए तो अब आप देख सकते हैं कितने कार्बन है यहाँ पर, 4, तो एक तो डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है और एक ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब इसका नाम कैसे लिखेंगे हम, 5 कार्बन है तो पेंटा, कौन से कार्बन पर डबल बॉन्ड है, सेकंड कार्बन पर, पेंटा 2 इन और ओइक एसिड। अब चेक करो क्या वोल से वोल टकरा रहा है, हाँ, तो ये ए हटा देंगे, ये ई हटा देंगे, तो नाम क्या हो जाएगा हमारे पास फाइनली, पेंट 2 इन ओइक एसिड। ये ऐसे लिख रहा होगा, पेंट 2 इन ओइक एसिड। आप यहाँ चाहो तो 1 लगाओ, चाहो तो मत लगाओ। ठीक है, चलो अगला फंक्शनल ग्रुप जो जुड़ा हुआ है वो है NH2। इसके लिए सफिक्स क्या लगाते हैं हम, एमाइन। तो देखो कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन, तो इसमें नंबरिंग ऐसे करेंगे 1 2 3। तो एमाइन कौन से कार्बन पर जुड़ा हुआ है, फर्स्ट कार्बन पर, तो वर्ड रूट क्या लगाएंगे हम, प्रोपा प्लस एन प्लस एमीन या एमाइन। अब चेक करो क्या वोल से वोल टकरा रहा है, हाँ हाँ, तो नाम हो जाएगा इसका प्रोपेन। अब इसमें हमारे को एमीन की पोजीशन भी बतानी पड़ेगी, तो ये कौन से कार्बन पर जुड़ा हुआ है, फर्स्ट कार्बन पर। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से आप सारे नाम लिख सकते हैं, देख सकते हैं, देख लीजिए। यहाँ पर अब हमारे पास कीटोन जुड़ा हुआ है तो इसके लिए हम क्या लगा देंगे, ऑन। अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और इसके कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। तो पहला तो केमिकल प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं कंबशन रिएक्शन। देखो कंबशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, किसी भी हाइड्रोकार्बन को हम बर्न करें, जलाएं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कंबशन रिएक्शन। तो हमारे को जो बर्न करना होता है वो ऑलवेज किसकी प्रेजेंस में करना होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो आप कोई सा भी कार्बन हो या कोई सा भी हाइड्रोकार्बन हो, आप उसकी रिएक्शन किससे करा देना, ऑक्सीजन से। जैसे CH4 की रिएक्शन अगर आप ऑक्सीजन से कराओगे तो सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट बनाना है आपको, एक तो बनाना है कार्बन डाइऑक्साइड और एक बनाना है H2, चाहे कुछ भी हो जाए। C2H6 की रिएक्शन अगर आप कंबशन रिएक्शन लिखना चाह रहे हो तो आपको सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और H2 बस यही बनाना है। कोई सा भी हाइड्रोकार्बन हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई सा भी हो, अगर उसकी कंबशन रिएक्शन लिखनी है मतलब उसको किससे रिएक्ट कराना है, ऑक्सीजन से। ठीक है, बस रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ 3 लगा देंगे, तो ऑक्सीजन कितनी हो गई, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस करके लिखनी है पर, है ना। देख लो अगर आप एथीन को ऑक्सीजन से कंबशन कराते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2 और हीट ही निकलती है। ऐसे ही ये एथाइन है, ऐसे ही इथेनॉल है, तो भी आपको कार्बन डाइऑक्साइड और H2 है। ठीक है, अब देखो हमारे पास 2 तरीके के हाइड्रोकार्बन है, एक तो है सेचुरेटेड और एक है अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड का मतलब क्या होता है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, और अनसेचुरेटेड का मतलब क्या होता है,
जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड हो, या तो डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो। तो इनमें डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई, और इसमें एक सिग्मा और दो पाई। और कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, सिग्मा, और कौन सा बॉन्ड वीक होता है, पाई। तो पाई बॉन्ड वीक होता है तो फटाफटी ब्रेक हो जाता है, और सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है तो वो आसानी से ब्रेक डाउन नहीं होता। तो जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो आसानी से बर्न नहीं होते हैं, यानी कि उनकी जो रिएक्शन होती है वो इतनी आसान नहीं होती है। तो ये जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं ये क्लीन फ्लेम देते हैं, ठीक है। और उसी तरीके से अगर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो वह येलो फ्लेम देते हैं, ठीक है। और येलो फ्लेम के साथ साथ बहुत सारा काले रंग का धुआं भी निकलता है। जैसे आप लोग देखते हो कि हमारी जो मोटर गाड़ियां होती है, पेट्रोल डीजल होते हैं, वो उस पेट्रोल डीजल गाड़ियां जो होती है वो बहुत सारा धुआं निकालती है। तो पेट्रोल डीजल क्या है, पेट्रोल डीजल एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है ना। अगला है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है। अगला है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, किसी को हटाकर उसकी जगह पर खुद जुड़ जाना। जैसे अगर मान लो हम मेथेन की रिएक्शन अगर क्लोरीन से कराते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो क्लोरीन है, ये जो क्लोरीन है, इस मेथेन की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये क्लोरीन क्या करेगा, एक हाइड्रोजन हटाएगा और उसकी जगह पर खुद जुड़ जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये, ठीक है। फिर वापस से अगर हम ये जो बना है इसको बोलते हैं हम क्लोरोमीथेन। अगर हम क्लोरोमीथेन की रिएक्शन वापस से अगर क्लोरीन से करा दें तो अगर हम वापस से क्लोरीन से करा दें तो क्लोरीन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन उठाएगा उसकी जगह पर खुद जुड़ जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मेथेन से अगर क्लोरीन की रिएक्शन कराते हैं तो पहला प्रोडक्ट बनता है हमारे पास क्लोरोमेथेन, फिर कराते हैं तो बन जाता है डाइक्लोरोमेथेन। और अगर आप फिर कराओगे तो बन जाएगा ट्राई क्लोरोफॉर्म, फिर डाइक्लोरोमीथेन, फिर उसके बाद क्लोरोफॉर्म मतलब ट्राइक्लोरोमीथेन, और फिर रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, टेट्राक्लोरोमीथेन। अब टेट्राक्लोरोमीथेन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है रिमूव करने के लिए। तो अगर एक भी हाइड्रोजन रिमूव करने के लिए नहीं होगा तो इसके आगे फर्दर रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, उसमें कुछ ना कुछ ऐड होगा, ठीक है। तो एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, जो हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का ब्रेकडाउन होगा ऐसे, होमोलेप्टिक डिवीजन होगा, और यहां से बनेगा क्या, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। और ये जो एथीन है, इस एथीन का पाई बॉन्ड में भी होमोलेप्टिक डिवीजन होगा। होमोलेप्टिक डिवीजन होने के बाद यहां पर भी एक रेडिकल बनेगा। तो एक हाइड्रोजन रेडिकल इससे जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन रेडिकल इससे जुड़ जाएगा। तो हमारे पास फाइनली क्या बनेगा, एल्केन। देखो, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन। उसी तरीके से यहाँ पर भी पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, तो एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है। और अगर हम दो हाइड्रोजन ले लेंगे तो दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे तो फिर एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा। तो फाइनली हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बन जाएगा, एथेन, ठीक है। अब देखो हमारे पास जितने भी ऑयल होते हैं, तेल होते हैं, वो सब कैसे होते हैं, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। और उन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का अगर हम हाइड्रोजनेशन करा दें, मतलब उनको रिएक्शन अगर हम हाइड्रोजन से करा दें तो हमारे पास एक चीज बनती है जिसको बोलते हैं वनस्पति घी। और ये बाजार में इसके नाम से आता है डालडा, ठीक है। तो डालडा घी नहीं है, ये एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जो कि कैसा होता है, सॉलिड स्टेट में होता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम क्लोरीन की रिएक्शन कराएंगे तो क्लोरीन में भी क्या होगा, यही होमोलेप्टिक डिवीजन होगा। यहाँ भी पाई बॉन्ड का होमोलेप्टिक डिवीजन होगा, होमोलेप्टिक डिवीजन होगा तो कुछ ऐसा बनेगा। तो एक क्लोरीन यहाँ जुड़ जाएगा और एक क्लोरीन यहाँ जुड़ जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा 1,2 डाइक्लोरो इथेन। उसी तरीके से यहाँ भी ये होगा। अगर हम क्लोरीन को देखें तो अभी अभी हमने देखा है कि होमोलेप्टिक डिवीजन हो रहा है, तो यहाँ भी होमोलेप्टिक डिवीजन होगा। तो एक क्लोरीन यहाँ और एक क्लोरीन यहाँ। तो सबसे पहला प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास 1,2 डाइक्लोरोइथेन।
फिर वापस से यहाँ पर पाई बॉन्ड तोड़ने के लिए है, तो एक क्लोरीन यहाँ जुड़ेगा और एक क्लोरीन यहाँ जुड़ेगा, तो इससे बन जाएगा हमारे पास 1122 डाई टेट्राक्लोरो इथेन। ठीक है, सेम चीज ब्रोमीन के साथ होगी। चलिए, यही चीज ब्रोमीन के साथ है। ठीक है, चलो हमारे पास सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। तो पहला कंपाउंड है हमारे पास एल्कोहल। अब एल्कोहल क्या होता है, अगर हम एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाकर अगर उसकी जगह OH जोड़ देते हैं तो जो हमारे को मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, एल्कोहल। जैसे एल्केन का फॉर्मूला होता है हमारे पास RH, तो यही हमारे पास क्या है, एल्कोहल। ठीक है, ये रहा एल्कोहल। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम मीथेन में से एक एच हटाएंगे, तो मीथेन में से एक एच हटाते हैं तो उसको बोलते हैं मेथिल, और OH जोड़ देते हैं तो एल्कोहल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल एल्कोहल। तो ये तो है इसका कॉमन नेम। और अगर हम इसका IUPAC नाम लिखना चाहें तो एक कार्बन तो मेथ और एल्कोहल जुड़ा हुआ है तो ऑल, तो नाम हो जाएगा इसका मीथेनॉल। तो ये है इसका IUPAC नेम। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम एथेन में देखें तो एक हाइड्रोजन हटाकर अगर OH जोड़ देंगे तो दो कार्बन तो एथ और ओल, तो नाम क्या हो जाएगा, सॉरी, दो कार्बन तो एथ, सिंगल बॉन्ड तो एन और ओल, क्या ये वोल से वोल टकरा रहा है तो हटा दें इसको, तो नाम क्या हो जाएगा, इथेनॉल। ठीक है, चलिए, इथेनॉल, प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल क्या होती है, जो वाइन वगैरह आती है बाजार में, जो दारू की दुकानें हैं, वही इथेनॉल है। तो इथेनॉल कैसा होता है, कलरलेस लिक्विड और प्लीजेंट स्मेल आती है उसके अंदर। बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन होता है, पानी में घुल जाता है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है और लिटमस के लिए न्यूट्रल होता है। केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है, अगर आप इथेनॉल की रिएक्शन अगर सोडियम के साथ कराओगे तो इथेनॉल कैसे ब्रेक डाउन होता है, C2H5O माइनस H प्लस में, और सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Na प्लस, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, सोडियम इससे जुड़ जाएगा, तो हमारे पास फाइनली क्या बनेगा, C2H5O Na प्लस H2। रिएक्शन को बैलेंस करना है तो इसको 2 ले लें, इसको 2 ले लें, तो ये भी 2 बन जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस से उड़ जाएगी। ठीक, अगर हम इथेनॉल की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जब हम इथेनॉल की रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर इथेनॉल एसिड की तरह व्यवहार करता है और कार्बोक्सिलिक एसिड बेस की तरह व्यवहार करता है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो है एस्टर, और इसका नाम होता है एल्केन OH। ठीक है, ये एस्टर है ना। अगला है, अगर हम इथेनॉल की रिएक्शन अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ कराते हैं तो बन जाता है एथीन। कैसे बन जाता है, ये जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है ये क्या करता है, इसमें से वाटर रिमूव करते हैं। तो अगर आप इथेनॉल को देखो तो इथेनॉल को हम ऐसे भी बना सकते हैं, तो यहां से ये वाटर रिमूव होगा और इससे क्या बन जाएगा, एथीन। ठीक है, अगला है इथेनोइक एसिड। ये फॉर्मूला होता है इथेनोइक एसिड का और ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। ठीक, इथेनोइक एसिड कहाँ मिलता है, ये विनेगर में मिलता है, और विनेगर में मिलने की वजह से ही इसको हम क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड, क्योंकि विनेगर का एक और नाम है एसिटम। ठीक है, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है, इथेनोइक एसिड इज अ कलरलेस viscous liquid but has a pungent smell, irritating smell of vinegar। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है इसका, 391 केल्विन। ये पानी में डिजोल्व हो जाता है, अल्कोहल और ईथर में भी डिजोल्व हो जाता है, और वाटर में भी डिजोल्व हो जाता है ना, और डिजोल्व होता है तो हीट जनरेट होती है।
ठीक। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इथेनोइक एसिड इज 290 केल्विन एंड हेंस इट ऑफन freezes during winter in cold climate, therefore it is named as glacial acetic acid। ठीक। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, इथेनोइक एसिड जो होता है वो एक एसिड की तरह व्यवहार करता है, मतलब ये H+ आयन रिमूव करता है। ठीक। तो सोडियम के साथ अगर इसकी रिएक्शन यहां पर अगर हम इसकी रिएक्शन अगर सोडियम के साथ कराते हैं तो ये कैसे ब्रेक डाउन होगा, H+, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na+ में, ये एक इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेगा, तो यहाँ से बन जाएगा CH3COO Na प्लस H2। बस रिएक्शन को बैलेंस करना है हमारे को, तो ये रिएक्शन बैलेंस कर लेंगे हम। ठीक है, और इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम इथेनोएट। तो सोडियम इथेनोएट को जब हम गर्म करते हैं सोडा लाइम के साथ, सोडा लाइम मतलब NaOH के साथ, तो NaOH के साथ गर्म करेंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, मीथेन और सोडियम कार्बोनेट। अगला है इसका क्या यूज है, डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन मतलब ऑफ इथेनोइक एसिड इज कॉल्ड विनेगर विच इज यूज टू प्रिजर्व फूड। तो इसको खाने को बचाने के काम में लेते हैं, जो बंद डब्बे आते हैं उसमें ये काम में आता है। प्योर इथेनोइक एसिड इज यूज एज सोलवेंट एंड केमिकल रिएजेंट। एज सेल्यूलोज इथेनोइड इट इज यूज एज मेकिंग फोटोग्राफी फिल्म एंड रेयन। जो फोटोग्राफी फिल्म आती थी, जैसे एक्सरे की जो फिल्म आप देखते हो, वो बनाने में काम आता है। Ethanoic acid also find application in the preparation of propanone, chloroethanoic acid, ethanoate and ethanoate of metals etc. It is widely used in the manufacture of textile. It is used in the preparation of white lead। ये इसके कुछ यूजेज है। सोप एंड डिटर्जेंट। तो बच्चों सोप क्या होता है, देखना बहुत ध्यान से। इसको बोलते हैं हम सोप। दोबारा लिखता हूं फॉर्मूला, C17H35COO Na, इसको बोलते हैं हम सोप। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो ऐसी होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, है ना, और आगे आगे लगा होता है COO Na। ठीक। तो ये जो है इसको बोलते हैं हम, ये जो है इसको बोलते हैं हम हाइड्रोफोबिक टेल। और ये जो आगे आगे वाला है इसको बोलते हैं हम हाइड्रोफिलिक हेड। ठीक है, देखो हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है और हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है। देखो हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक, देखो हाइड्रो का मतलब क्या होता है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, और फोबिक का मतलब होता है हेटिंग। जो पानी से नफरत करे उसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक। तो इधर भी हाइड्रो का मतलब क्या है, वाटर, और फिलिक का मतलब क्या है, लविंग। जो पानी से प्यार करे उसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक। ठीक है, तो अगर ये हाइड्रोफोबिक है तो ये क्या है, ये है ऑयल लविंग। तो ये किससे प्यार करता है, ऑयल से। अब बच्चों हमारे जो कपड़े हैं वो कपड़े क्यों गंदे होते हैं, जैसे मान लो हमारा ये कपड़ा है, ये कपड़े की लेयर है, तो इस कपड़े की लेयर पर क्या होगा, अगर ऑयल लग रहा है
अगर कपड़े की लेयर पर अगर ऑयल है ना, तो ये क्या है, ऑयल। तो ऑयल लगने की वजह से कपड़ा गंदा हो जाता है और ऑयल पर क्या होता है, डस्ट पार्टिकल चिपक जाते हैं। ठीक, तो जब हम कपड़े को पानी के अंदर डालते हैं तो पानी के अंदर डालने पर ये जो हाइड्रोफोबिक टेल है, ये हाइड्रोफोबिक टेल क्या करेगी, इस ऑयल लविंग है ये कैसी लविंग है, ऑयल लविंग। तो ये ऑयल लविंग टेल क्या करेगी, इस ऑयल को ऐसे पकड़ लेगी, ऐसे। ठीक, और ये जो आगे वाला पार्ट है, इसको अगर अपन पानी में डालेंगे तो ये कैसे डिसोसिएट हो जाएगा, C17 H35 COO माइनस प्लस Na। ठीक है ना, तो ये जो आगे वाला पार्ट है ये पानी में रह जाएगा, कैसे, ऐसे। जैसे अगर मान लो हम एक बकेट में पानी लें, अगर मान लो हमारे पास ये एक बकेट है और इस बकेट में हमने फिल किया हुआ है क्या, वाटर। ठीक, तो उसका आगे वाला पार्ट ऐसे रहेगा, ऐसे। ठीक है ना, तो ये आगे वाला पार्ट तो क्या है, COO माइनस, और ये क्या है, C17H35। ठीक है, तो अब ये वाला पार्ट क्या करेगा, इस ऑयल को पकड़ लेगा और ये आगे वाला पार्ट क्या करेगा, पानी को पकड़ लेगा। तो जब हम कपड़े को बाल्टी में डाल के वापस बाहर निकालेंगे तो ये वाला पार्ट तो तेल को पकड़े हुए, ऑयल को, और ये वाला पार्ट पानी को पकड़े हुए। तो जब हम कपड़ा बाहर निकालेंगे तो ऑयल किस में रह जाएगा, पानी में। तो इस तरीके से हमारा कपड़ा धुल जाएगा। तो यही चीज़ इसमें लिखी हुई है। तो ये पीछे वाला पार्ट देख रहे हो आप, ये हमारा सोप। ठीक है, तो ये C17H35 या C17H33 COO कुछ भी हो सकता है, ये हमारा सोप है। तो इस तरीके से ये सोप सोप कपड़े को क्लीन करता है। तो लिख लीजिएगा आप, ये ऐसे कैसे लिख लेना, मैंने आपको समझा दिया, ये इसकी थ्योरी है। ठीक है, ये देखो ये बन रहा डायग्राम, ये ऑयल ऑयल ड्रॉपलेट है और ये वो। ठीक, और ये वाटर के अंदर ऐसे रहेगा। ठीक है, तो ये इसकी पूरी थ्योरी है, आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।